they contain same charge, either positive charge or negative charge, कोई भी एक charge होगा उन पे. Third thing, they are not moved through semi permeable membrane but pass through simple filter paper. ना सिंपल फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से ये क्रॉस नहीं हो पाते हैं. ओके, अब जब अपन प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑल्दो इस बार अभी तक अपन ने सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया है, तो आपको कॉलिगेटिव टर्म पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मैं बता रही हूँ. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स those properties which are depends on number of particles. मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर, अगर सरफेस पे ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा. कम सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, कम बनेगा. अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. And these all properties, that is relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Osmotic pressure की अगर अपन बात करें, osmosis की, solvent particles move करते हैं through semi permeable membrane. This definition is slightly different from bio. Bio students को हमेशा confusion रहता है, मैथ्स वालों को कोई confusion नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है. बायो से और इसमें थोड़ा सा बेटा टर्म है, मीनिंग वही है, बट यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. मूव कौन करता है, हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं बेटा. कभी भी ऐसा नहीं होता कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं. ठीक है, आप किशमिश लेते हो तो किशमिश स्वेल अप हो रही है, इसका मतलब है कि पानी अंदर आ रहा है. सो दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नाउ ये बात की बात है, जब अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट? यू नो दैट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, प्लांट पॉलन ग्रेन्स के लिए इसको डिस्कवर किया था, कि जब पॉलन ग्रेन्स को देखा तो वो दे मूव जिगजैग मोशन होता है, एंड जिगजैग मोशन इज ड्यू टू द अनबैलेंस. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ब्राउनियन मूवमेंट? ऐसा रीजनिंग सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है. So it is due to unbalanced bombardment of the particles to disperse. यहाँ पे साइड में डायग्राम भी बना रखा है मैंने, to disperse medium, and this movement does not permit the particles to settle down. लगातार उस पे bombardment हो रहा है, चला सीधा, फिर किसी से क्रॉस हुआ, टक्कर हुई, फिर नेक्स्ट कोलिजन होता जाएगा, तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे, जस्ट zigzag स्ट्रेट वे में मूव करते रहते हैं. It is responsible for stability and independent of nature of particles. जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, पर नेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज टिंडाल इफेक्ट. सबने पढ़ा है टिंडाल इफेक्ट, मुझे लगता है 9th वगैरह में था. एक मिनट, अब जो लाइट होती है ना, अपने को पता है कि कलर का कुछ रीजन होता है. फर्स्ट रीजन अपन ने कलर का पढ़ा था. व्हाट इज द रीजन? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मूव फ्रॉम लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी. When they come, 11th में ये बात सुनते हुए आ रहे हो, रटाते जाते हैं. When they come back to their original state, they emit radiation in the form of color. ये जनरल डिस्क्रिप्शन है. पर अगर कोलॉइड पार्टिकल्स हैं तो उनका रीजन क्या है? उनका रीजन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स. ये क्या करते हैं? ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, किसी एक को एब्सॉर्ब कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू? क्योंकि colloid particles, that is dust particle, absorb blue color from Vibgyor, and बाकी सबको, मतलब बाकी सबको स्कैटर करते, ब्लू को स्कैटर कर देते हैं, सॉरी, और बाकी सबको एब्सॉर्ब कर लेते हैं. दैट्स व्हाई दे आर शोज ब्लू कलर. सी का भी इसीलिए कलर यही होगा. तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloid particles by which path of beam becomes clearly visible and a cone is formed. अंधेरे में अगर अपन प्रोजेक्टर में जब पहले पिक्चर हॉल जाते थे या रात को जाते तो एक कोन लाइक लगता है. This cone, a cone is formed by colloidal particles, and this is known as Tyndall cone. Okay, Zsigmondy एक साइंटिस्ट थे, performed an experiment by ultra microscope. Particles appear as a bright star against dark background. रात को देखा होगा, रात को ये बहुत कॉमन होता है बेटा, जब अपन गाड़ी से कहीं आते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल बिल्कुल शाइनिंग पार्टिकल्स दिखते हैं, तो इट्स हार्डली मैटर कि उसका क्या साइज है क्या है, जस्ट ये स्कैटर करते रहते हैं. अब नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ टिंडाल इफेक्ट.
the size of the dispersed particle is not much smaller, that is in between colloidal range honi chahiye, than the wavelength of the light used. The refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium are different in magnitude. मतलब थोड़ा सा magnitude different होना चाहिए, अगर same रहेगा तो क्या होंगे, वो scatter नहीं कर पाएगा. This effect is used to distinguish between colloid with others. Others means that is solution and सस्पेंशन. सॉल्यूशन में कोई कलर नजर नहीं आएगा और सस्पेंशन भी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. यस. लायोफिलिक नेक्स्ट जो है वो है कोगुलेशन. लायोफिलिक सॉल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन? क्या थे लायोफिलिक? लिक्विड लविंग. Liquid loving means we can easily prepare when dispersed phase is attraction is present between dispersed phase and dispersion medium, then this is known as lyophilic solution. And अब आपको coagulate करना है. यहाँ पे coagulation का मतलब है precipitation. हम solution के लिए क्या लेते थे? Precipitation लेते थे. यहाँ पे coagulation का मतलब है precipitation. अगर colloid आता है तो आप precipitate नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? Coagulation. So lyophilic solution can be coagulated by addition. कैसे ऐड करोगे? मान लो सारा का सारा जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब जो कोलाइड बना है वो पॉजिटिव है, तुम उसमें क्या ऐड कर दोगे? नेगेटिव ऐड कर दो. नेगेटिव ऐड करते ही क्या होंगे? उनमें अट्रैक्शन होगा अपोजिट चार्ज में और वो कोआगुलेट हो जाएंगे. एडिंग द सुटेबल सॉल्वेंट. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार सुटेबल सॉल्वेंट मैं तुम्हें बता रही हूँ जरा सा. सुटेबल सॉल्वेंट क्या होता है कि सपोज एग्जांपल मेरा पहले जरा ध्यान से सुनना आप लोग, उसके बाद डिस्कस करेंगे. सोप इन वाटर. सोप इन वाटर इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. थोड़ा सा ज्यादा सोप डालते हैं, कई बार अपन देखते हैं छोटे छोटे दाने दाने से पार्टिकल्स बन जाते हैं, कोलॉइडल बन जाता है. बट व्हेन वी ऐड अल्कोहल, इथेनॉल और बेंजीन, तो बेंजीन में ये सोप पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं और तब क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाता है. इट मींस with change in solvent we can convert colloid into solution. पीछे आपका एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है कमेंट की, एक पार्टिकल साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये इसमें सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि if we change in one solvent substance act as colloid, if it is insoluble or it is in range of particle size, on other it will be in colloid. Now coagulation of lyophobic salt. अब अगर आपको coagulation करना है किसको? लायोफोबिक सॉल्ट को, सॉल को. ये सॉलिड नहीं है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, सॉल को सॉलिड लिख देते हैं, ये सॉल ही है, इतना सही. मतलब सॉलिड इन लिक्विड, कोलॉइड के लिए वर्ड है सॉल. नाउ फर्स्ट इज, अब मैं समझाऊंगी वन बाय वन. इलेक्ट्रोफोरेसिस, एडिशन ऑफ ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट, बॉइलिंग, persistent डायलिसिस. persistent डायलिसिस से ही शुरू करते हैं. कल डायलिसिस क्योंकि पढ़ा था. व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस मींस when we pass water then through the colloidal solution is present in an semi permeable membrane bag. When water is passed, then water dissolve electrolyte and it passes through. This process is known as dialysis for removing extra electrolytes. But persistent dialysis, continuously dialysis karoge, then what happen? Electrolyte particles or ions dissolve in water and they release through water. Now only आपके पास precipitate रह जाएगा क्योंकि सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट तो आपका निकल ही गया एंड ये सेटल डाउन हो जाएगा. तो अगर अपने को कोगुलेशन करना है तो अगर हम बहुत देर तक डायलिसिस करें तो सारे के सारे आयंस जो है वो रिलीज हो जाएंगे, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ बॉइलिंग. अगर आप बहुत देर तक बॉईल कर रहे हो तो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, मतलब वो डिग्रेड हो जाते हैं. एडिशन ऑफ ऑपोजिट चार्ज मैं समझा चुकी हूँ, इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट. नाउ फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाना है बेटा. यहाँ पे बोर्ड पे एक डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, मतलब बोर्ड मीन्स स्क्रीन. अभी ये इसी को बोर्ड समझो, आदत में आ गया है बोर्ड. अच्छा, दिस इज अ यू ट्यूब, एक यू ट्यूब है. एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज
present on colloid. दोबारा सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइड, मतलब कोलॉइड में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है. आपको नहीं पता, आपको मैंने कोलॉइड दे दिया और मैंने कहा थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस आप चार्ज को आइडेंटिफाई करो. ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फर्स्ट वी फिल कोलॉइड इन दिस यू ट्यूब. दिस यू ट्यूब इज जॉइंड थ्रू इलेक्ट्रोड्स, and then when we pass electricity, if colloid particles are positive charge, then what happened? क्या होगा? They all move towards negative electrode side में जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और कोगुलेशन हो जाएगा. देन वी आइडेंटिफाई, अगर पॉजिटिव साइड में जाके कोगुलेट होते हैं तो इसका मतलब है कोलॉइड कैसा है? नेगेटिव चार्ज. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. शिखर वर्धन, समझ में आया बेटा? शिखर वर्धन, इज इट क्लियर? सो गए क्या शिखर वर्धन? यस. Okay, so this is electrophoresis. Electrophoresis means identification of charge. Same way coagulation के लिए भी. The movement of colloidal particles towards opposite electron in the presence of an electric field is called electrophoresis. Use क्या है इसका? This is the method to identify charge present on unknown colloid. And now third अपन क्या लेते हैं? Electroosmosis. अभी मैंने ऑस्मोसिस इसीलिए क्लियर किया था. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस. अगर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो देन इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. ये सारे कोगुलेशन थे. एंड कोगुलेशन मैं बता चुकी हूँ. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ भी आप ऐड कर दोगे, दिस इज नोन एज कॉल्ड. हाँ आदित्य. मैम आप एक बार फिर से बता सकते हैं कि बॉइलिंग से कोएगुलेशन क्यों हो जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का? बॉइलिंग से बेटा कि बॉइल करने पे क्या होंगे, वो जो पार्टिकल्स हैं वो जो बीच में, अब यस कोई भी चीज को ये सिंपल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है बेटा. जो प्रेसिपिटेट था उसके अंदर कोलॉइड पार्टिकल जस्ट एड्सॉर्ब है. तुम बॉइल करोगे तो कोलॉइड पार्टिकल्स का स्पीड क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. दे लीव द पोर्स में से निकल जाएंगे. अच्छा. पोर्स में से निकलने के बाद क्या होगा? कोगुलेशन. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करके बॉन्ड टूट जाता है. बॉन्ड मतलब वो तो सिर्फ एक टेम्परेरी बॉन्ड था ना, उन्होंने वो सरफेस छोड़ दी और बाकी रिमेनिंग प्रेसिपिटेट रह जाएगा. अच्छा ठीक है. ठीक है, ओके. यस. नाउ नेक्स्ट इज कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन. कोगुलेशन को मैंने अभी कहा है कि कोलाइड में हम कोगुलेशन वर्ड यूज करते हैं. कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन, द प्रोसेस ऑफ setting of colloidal particles by small amount of electrolyte is called coagulation and it is based on Hardy-Schulze law. Okay, Hardy-Schulze law अगर आप इंडेक्स देख रहे हो सबके पास एनसीईआरटी है, तो ये जो Hardy-Schulze law दे रखा है कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. मतलब Hardy-Schulze law क्या बोलता है कि coagulation is directly proportional to charge present on electrolyte or ions. दोबारा बोल रही हूँ, Hardy-Schulze law जो है, coagulation is based on, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेटा, sorry, coagulation is directly proportional to charge present on ion. अब मान लो आपके पास एक पॉजिटिव कोलॉइड है और आपके पास मैंने Cl माइनस दे रखा है, आपको SO4 माइनस 2 दे रखा है, आपको BO4 माइनस 3 या PO4 माइनस 3 दे रखा है. तो सबसे जल्दी कोगुलेट कौन करेगा? PO4 माइनस 3. बिकॉज चार्ज कोगुलेशन जो है कैपेसिटी वो है, कोगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन एंड देयर इज नो वेरिएशन. क्योंकि एक इंडेक्स क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस नोट्स में साथ ही साथ दे दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. सेम अपन ने नेगेटिव के लिए भी मेंशन कर रखा है. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? नाउ नेक्स्ट, ये डेफिनेशन है एक बेटा जो कि आपको याद रखनी है. मैम हाँ बेटा. मैम अगर Cl माइनस है, Na प्लस है और PO4 है तो फिर क्या होगा इसका ऑर्डर? आदित्य एक बात पूछूं, कोलॉइड जो है वो एक चार्ज का होगा बेटा, तो Na प्लस के साथ का तो कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि कोलॉइड भी प्लस है और वो भी प्लस है. अच्छा. हमें अगर कोलॉइड को कोगुलेट करना है तो हमें चार्ज नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है,
अब कोई डाउट? नो? ठीक है। नाउ यहाँ पे अपन ले रहे हैं द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर। मैं डेफिनेशन को समझाऊंगी, पहले पढ़ रही हूँ। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इन मिलीमोल पर लीटर, हमने उसको 1 लीटर में हमने मिलीमोल, 1 मोल आपको पता ही है, 1 मोल इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। हमने किस में लिया? उसको मिलीमोल में लिया है, किसको? इलेक्ट्रोलाइट को। एंड इलेक्ट्रोलाइट की भी कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन, the minimum concentration of an electrolyte in millimole per liter required to cause precipitation of soil नहीं है बेटा, वो soil है, उसको correct कर लेना, in 2 hours is called coagulating value। तो इसको ये नीचे इसके बाद जो लिखा हुआ है इसको याद रखना, coagulation power is inversely proportional to quantity of electrolyte, क्योंकि minimum concentration बोल रहा है ना, तो जितना कम concentration होगा, जितना कम जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा अगर वो कोगुलेट कर रहा है तो उसकी कोगुलेशन पावर हम कहते हैं कि वो अच्छी है। इज इट क्लियर? If minimum quantity of electrolyte is required to coagulation, then this type of electrolyte is termed as best electrolyte for coagulation. So coagulation power is inversely proportional to quantity of electrolyte. Okay, now next coagulation of lyophilic salt। यहाँ तक ये सब अपन ने बात की lyophilic salt की। Now we will discuss lyophilic salt. There are 2 factors which are responsible for the stability of the lyophilic salt. एक तो था चार्ज, अगर चार्ज है तो वो easily same charge होना चाहिए, and then solvation of colloidal particles। solvation का मतलब है, ये मैं भी डिस्कस कर चुकी थी कि colloid in one type of solvent, it is one type of dispersion medium, it behave as solution, and in another it is behave as colloid। एक और एग्जांपल बता रही हूँ, NaCl। NaCl is solution in water। अगर NaCl को तुम पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। बट इफ वी ऐड बेंजीन, बेंजीन ऐड कर देंगे, देन क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोलॉइड में, बिकॉज इन बेंजीन NaCl is insoluble। so it is the process, सॉल्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जो ये अब जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े से टॉपिक हैं इनको। नेक्स्ट property of colloid particle is color। कलर किस किस पे डिपेंड कर रहा है? कलर डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। ये MCQ क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बता रही हूँ, आगे लिखा हुआ है। साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल, कि उसका साइज कितना है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट, मतलब गोल्ड पार्टिकल का साइज कितना है? 1 नैनोमीटर से ज्यादा। फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट इज रेड इन कलर, with increase in particle size it becomes purple, blue and then finally golden। मतलब अपने को जो गोल्डन कलर दिखता है गोल्ड का, है तो वो कोलाइड साइज ही 1000 नैनोमीटर से कम, पर वो पार्टिकल साइज सबसे बड़ा है। अगर तुम उसको बहुत फाइनेस्ट उसमें कन्वर्ट कर लोगे तो वो तुमको कैसे कलर का दिखाई देगा? रेड कलर का। दिस इज मतलब दैट इज क्यों, ऐसा क्यों हुआ आदित्य? क्योंकि हर पार्टिकल साइज की डिफरेंट टेंडेंसी होती है टू स्कैटर लाइट, वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेगा। सेकेंड इज टाइप ऑफ लाइट। मिल्क अपीयर्स ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रेड इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अगेन अगर डिफरेंट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट, डिफरेंट लाइट्स अगर हैं, उस केस में मिल्क का कलर भी डिफरेंट नजर आएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप रिफ्लेक्टेड लाइट ले लो और आपको मिल्क रेड कलर का दिखे तो कंफ्यूज मत होना कि कैसे आ गया। ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड फेज। कौन सी वेवलेंथ वाले लाइट को वो स्कैटर कर रहा है? कोलॉइड पार्टिकल स्कैटर्ड ओनली वन टाइप ऑफ कलर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार बोला है मैंने कि सिर्फ एक लाइट को स्कैटर करता है, जैसे स्काई के लिए मैंने समझाया था, एंड एब्जॉर्ब्स रिमेनिंग कलर फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ तक समझ में आ गया है? 2 मिनट इस पे स्क्रीन को मैं रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये समझाना है ये पूरा पॉइंट, और अगर अभी तक आप लोग थोड़ा सा भी नहीं सुन रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो हमेशा इस चार्ज को लेके।
यस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज कौन सा प्रेजेंट है उस पे? चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल व्हेन two or more ions are present in dispersion medium. When two or more ions are present in dispersion medium, preferential absorption of common ion takes place. मतलब कौन सा जो है, कौन सा एब्जॉर्ब होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉमन आयन पे। मुझे पता है कि ये लैंग्वेज आपको समझ में बहुत ज्यादा नहीं आई होगी। उसके नीचे एग्जाम्पल है, पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी, फिर उस लैंग्वेज को दोबारा, स्टेटमेंट को दोबारा डिस्कस करूंगी। नीचे पहले एग्जाम्पल देखो बेटा, एरो मार्क कर रखा है मैंने, AgNO3 एडेड इन KI। लिसन केयरफुली, AgNO3 एडेड इन KI। इसका मतलब है अमाउंट कम किसका है? AgNO3 का। व्हेन AgNO3 एडेड, क्या होगी? रिएक्शन होगी, आयनिक रिएक्शन, एंड इट गिव्स AgI, precipitate out होगा, and KNO3. Now in precipitate and in AgNO3 कौन सा आयन एक्सेस में है एंड कॉमन है? सोचो और बताओ, दोबारा बोल रही हूँ। In precipitate, that is AgI, which ion is present in solution? AgI में Ag आयन है और I है। रिएक्टेंट में अब कौन सा आयन ऐसा है जो कि आपके पास बचा हुआ होगा? AgNO3 तो स्मॉल क्वांटिटी में था, KNO3 की फॉर्म में रिलीज हो गया है ना, वो तो सॉल्युबल है। AgI में कॉमन आयन कौन कौन से हैं? ईदर Ag और I, ईदर Ag और I। अब ये आप AgNO3 को ऐड कर रहे हो KI में, AgI प्रेसिपिटेट हुआ, देन कॉमन आयन कौन सा बचा हुआ है आपके पास? Ag तो बचा हुआ है। I तो ये किस टाइप का हो जाएगा? ये इसने Ag को एब्जॉर्ब कर लिया, और ये कौन से टाइप का कोलॉइड हो जाएगा? पॉजिटिव कोलॉइड। अगर आप रिवर्स कर रहे हो, आप KI ऐड कर रहे हो, तो अब क्या हो जाएगा? KI एडेड इन AgNO3, प्रेसिपिटेट वही Ag बनेगा, पर कॉमन आयन अब कौन सा रह जाएगा आपके पास? I माइनस, क्योंकि KNO3 तो सॉल्युबल है, सॉल्यूशन है, वो तो बचा ही नहीं। आपके पास रहे कौन सा आयन जाएगा? I माइनस। अब I माइनस एब्जॉर्ब हुआ है, तो देन दिस इज नोन एज नेगेटिव कोलॉइड। अब ऊपर वाले टर्म पे आ जाओ। कोई भी डाउट हो बेटा तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये वाला टॉपिक मुझे पता है क्लास में भी थोड़ा आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी इसको समझने में, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। मतलब अपने को ये देखना है कि जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, उस प्रेसिपिटेट में कौन सा कॉमन आयन बचा हुआ है? KNO3 तो अपन ले ही नहीं सकते ना, KNO3 कैसे लोगे? वो तो सॉल्यूशन है। अब आपके पास बचा क्या? आपके पास Ag बचा हुआ है, I प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो वो Ag को एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ कोलाइड पार्टिकल्स हैविंग सेम, तो सो ये था रीजन, कोलाइड पार्टिकल्स हैविंग सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एज पार्टिकल रिपेल ईच अदर। मतलब अगर पार्टिकल सेम चार्ज है तो वो उसको रिपेल करते हैं, दैट्स व्हाई कोलॉइड जो है वो हमेशा फ्लोट करता रहता है, कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। नाउ थर्ड, यहाँ पे देखो बेटा, चार्ज कोआगुलेशन के लिए तीन कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन, एडिंग ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, एडिशन ऑफ अपोजिट चार्ज। थर्ड कोआगुलेशन, उसने क्या किया? उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया किसी भी अपोजिट चार्ज को। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल। नाउ अब क्या होगा? आपके पास किसी भी पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव कोलॉइड है। आपका कोलॉइड कैसा बना है? पॉजिटिव कोलॉइड बना है। इस पॉजिटिव, मेरे हाथ पे देखना, इस पॉजिटिव अराउंड द पॉजिटिव कोलॉइड इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव आयंस। आदित्य लुक एट, इधर देखो स्क्रीन पे, एट पॉजिटिव कोलॉइड्स, पॉजिटिव कोलॉइड्स हैं, देन अराउंड पॉजिटिव कोलॉइड नेगेटिव आयन सराउंड्स, क्योंकि अट्रैक्शन है। तो अब कोलॉइड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? इनिशियली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कोलॉइड, ये एक फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, कोलॉइड इज पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड। इट मे बी पॉसिबल that these positive charge colloid attracts negative ion present in the solution and it covers the whole part.
को कवर कर लेगा बाहर बाहर, मतलब सेकेंड लेयर फॉर्म कर लेगा. नाउ कोलॉइड बिकम्स नेगेटिव चार्ज. अब कोलॉइड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. कुणाल, इज इट क्लियर? कुणाल? So due to formation of electric double layer by adsorption of opposite charge particles, the combination of the two layers of the opposite charge and of the colloid particles is called zeta potential, called electrical double layer or Helmholtz double layer. दो लेयर हो गई ना इलेक्ट्रिक की, पहले पॉजिटिव था, बाहर नेगेटिव हो गया. So it is called electrical double layer और साइंटिस्ट का नाम है Helmholtz double layer. Now next, first layer is fixed layer and second layer is mobile layer. Some potential is required. अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सॉल्यूशन में मूव करने के लिए पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. चार टर्म आ गए बेटा इसमें. एक तो था सीएमसी, कल पढ़ा था अपन ने, क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन. सेकेंड क्राफ्ट टेम्परेचर. ये छोटे छोटे से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो एमसीक्यूज में. Third is Helmholtz double layer. Helmholtz double layer means opposite charge layer. And to move one mobile particles from a solution to colloid particles. And this potential is known as zeta potential or electrokinetic potential. So ये सारा, yes, हाँ दीदी. मैम ये जो दो एग्जांपल्स हैं अपने, हाँ, तो मैम इसमें तो मतलब ऐसे ही समझ लेना, बनेगा तो AgI प्रेसिपिटेट उसमें, हाँ, प्रेसिपिटेट आउट तो AgI बनेगा. पर जो डलेगा, हाँ, जो पर क्या डाल रहे हो? यस, किसकी क्वांटिटी कम है? ठीक है. यस. नाउ अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं. अब थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है अपना बेटा, और वो जिग्मोंडी में प्रॉपर्टी सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडाल इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है, कोआगुलेशन स्टार्ट कर दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड एक्सप्लेन कर दिया है ना. सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इमल्शन. व्हाट इज इमल्शन? इमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड. बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा बिल्कुल क्लियरली. इमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड. व्हेन अ कोलॉइडल, अच्छा इसको बाद में पढ़ती हूँ. व्हेन ऑयल को आपने पानी में डाला तो क्या होगा? देयर इज अ डिफरेंट सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाती है. आप उसको शेक करो, वो उसमें एक कोरा सा सॉल्यूशन बन जाएगा, पर फिर भी वो इमिसिबल होगा. ठीक है. अब आपको अगर मिसिबल करना है तो मिसिबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सम इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब मीडिएटर. मान लो दो की लड़ाई है और बीच में हमें एक ऐसा मीडिएटर चाहिए जो कि इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्म करे, दूसरे के ए और बी दोनों के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले. दिस मीडिएटर इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट. उसने इमल्शन बना दिया. अब आपको उसको अलग अलग वापस करना है तो आप कौन सा एजेंट काम में लोगे? डी इमल्सिफाइंग एजेंट. जो डी का मतलब है उसको हटा देना. यस. So the substance which stabilizes emulsion, it forms an interface intermediate between disperse and dispersion medium, and this is known as emulsifying agent. मैंने समझा दिया है. ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, जो नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, उसकी कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट, कंसंट्रेशन तो नहीं सॉरी, अमाउंट ज्यादा होगा. ऑयल इन वाटर, दैट इज ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम. अब आप ऑयल ऐड करते जा रहे हो पानी के अंदर, तो क्या होगा? एक बार इक्विलिब्रियम आ जाएगा एंड आफ्टर दैट वाटर ज्यादा होता चला जाएगा. देन वाटर इन ऑयल. So oil in water के example है proteins, gums, natural and synthetic soaps. While in case of water in oil के examples हैं heavy metal salts, fatty acids, carbon. ये सारे emulsifying agent है बेटा. Sorry, protein, gums, natural, नीचे दे रखा है types of emulsion. Oil in water में milk and vanishing cream. Vanishing cream क्या होती है? What is the difference between vanishing cream and cold cream? ये तो है जो समर में जो क्रीम यूज करते हैं, दिस इज नोन एज वैनिशिंग क्रीम, एंड विंटर में जो यूज करते हैं, दिस इज नोन एज कोल्ड क्रीम. क्योंकि विंटर में स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम रहती है, दैट्स व्हाई हमें ऑयल ज्यादा चाहिए होता है बॉडी को, स्किन को. सो डिफरेंट टाइप्स हैं, वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम. मिल्क मैंने बताया था कि लास्ट ईयर पेपर में आया था. इन मिल्क में अपन ऐड करते हैं लिक्विड जो है फैटी ऑयल्स होते हैं. मिल्क इज लिक्विड फैट इन वाटर. नीचे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं.
इमल्सिफाइंग एजेंट्स लिखे हुए हैं, ऑयलिंग वाटर के लिए प्रोटीन गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, एंड वाटर इन ऑयल्स के लिए हैवी मेटल सॉल्ट्स, फैटी एसिड्स, कार्बन एंड लैम्प ब्लैक एटसेट्रा. नाउ डी-इमल्सिफाइंग एजेंट्स. डी-इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या है मैंने अभी बताया था, अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, हीट डाल दो और सेंट्रीफ्यूजिंग. सेंट्रीफ्यूजिंग बेटा बहुत कॉमन है, जो बायो के हैं, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उन्हें ज्यादा पता होगा, पर घर में भी पता है. और ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बीएससी में किया हुआ है. ब्लड लेते थे, आरबीसी काउंट करते थे, एंड देन उसको एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, छोटा सा मशीन था, उसमें बहुत छोटी सी कैपिलरी ट्यूब लास्ट साइड से बंद करके उसमें ब्लड लेके अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आरबीसी जो होती है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा सेपरेट हो जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा रोटेट करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूजिंग. ठीक है. अब यहाँ पे भी यही है कि अपन जो कर्ड है उसको अगर हिला रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूजिंग प्रोसेस. एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ बेटा कि आपको किसी भी टर्म पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये टर्म है क्या है, मतलब एक बार माइंड में जस्ट क्लिक कर जाता है. नाउ लास्ट टॉपिक इज कोलॉइड अराउंड अस. एनसीईआरटी अगर है तो एक बार पढ़ लेना बेटा, बहुत इजी चैप्टर है बट स्कोरिंग है. मैं क्वेश्चंस बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. नाउ कोलॉइड अराउंड अस. ब्लू कलर ऑफ स्काई is due to dust particle scattered, सिर्फ only blue light को scatter कर रहा है. Fog, mist, rain. Air containing dust particle when cooled. Air containing dust particle. Air में dust particles तो होते ही हैं. अब आजकल आप देख रहे हो कि dust कम हो गई है, pollution free environment हो गया है अपना, ठीक है. बट अगर इन जनरल एयर में dust particles होते हैं, smoke particles, carbon particles होते हैं. when cooled, द मॉइस्चर जो भी है एनवायरमेंट में वो उसके ऊपर क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे ऑन सरफेस ऑफ डस्ट एंड फॉर्म कोलॉइड ड्रॉपलेट्स. डस्ट पहले छोटे छोटे से थे, तब नाउ उस पे और ड्रॉपलेट पार्टिकल्स आ रहे हैं. साइज कैसा होता जाएगा, बल्कियर हो जाएगा एंड फ्लोट करेंगे एयर में, क्योंकि हमें पता ही है कोलॉइड पार्टिकल्स ग्रेविटी से नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं. एंड फॉर्म फॉग एंड मिस्ट. क्लाउड्स आर एरोसॉल्स. एरोसॉल्स वाटर इन एयर. These particles grow bigger and fall down as in the form of rain. जब बहुत बड़े साइज में आ जाएंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, तब रेन की फॉर्म में. रेन तब बारिश होती है. पर अगर उस साइज में नहीं पहुंच पाते हैं तो वो क्लाउड्स फॉर्म में रहते हैं. इनिशियली फॉग कैसे बन रहे हैं, डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस ऑन इट, फॉग एंड मिस्ट फॉर्म करते हैं. देन थोड़ा और पार्टिकल साइज बड़ा होता है, देन दे फॉर्म क्लाउड, एंड देन इफ और बिगर साइज आ जाएंगे देन दे ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आ जाते हैं एंड दे फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेन. सेम वे. हाँ, तो मैम ये एक एग्जांपल है जिसमें कोलॉइड सॉल्यूशन सस्पेंशन में कन्वर्ट हो रहा है. हाँ, सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा बेटा, यहाँ पे सस्पेंशन नहीं है. जो रेन पार्टिकल्स हैं वो भी मतलब वो ड्यू टू हैवी होने की वजह से नीचे आ रहे हैं. अब तुम देखते हो, इसीलिए तो ये होती है जो इलेक्ट्रिक ये जो बनते हैं, बिजली आ रही है या आवाज आ रही है ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि जब अपोजिट चार्ज क्लाउड्स मिल रहे हैं, है ना. इसका मतलब है कि एक टाइप के क्लाउड में एक चार्ज है और दूसरे टाइप के क्लाउड में दूसरा चार्ज है. व्हेन दे कम क्लोजर, अपोजिट चार्ज आएंगे तो वो तब उनमें आवाज आ जाती है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है. तो ये सस्पेंशन नहीं बना, ठीक है. यस. आर्टिफिशियल रेन. इसी तरह से अगर बारिश नहीं हो रही तो हम आर्टिफिशियल रेन कैन बी फॉर्म्ड बाय स्प्रेइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड ऑन एयर एंड मॉइस्चर. फूड लाइक मिल्क, बटर, आइसक्रीम आर कोलॉइडल इन नेचर. ठीक है. ये सबका नेचर कैसा होगा, क्यों होना चाहिए कोलॉइडल नेचर, बिकॉज दे इजीली एसिमिलेट इन द बॉडी. जो अपना जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है उसमें एसिमिलेशन वाला जो प्रोसेस है वो बहुत इजीली हो सकता है. दैट्स व्हाई वी यूज. ब्लड इज एल्बिनॉइड सब्सटेंस. एलम और फेरिक क्लोराइड. कहीं पे कट लगता है, गांव में साइड में देखोगे तो आफ्टर शेविंग क्या ऐड करते थे, क्या करते हैं, एलम घिस देते हैं. या फिर इन जनरल अभी भी लोकल कहीं पे कट लग जाए तो हम एलम लगा देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, कोलॉइड में जो ब्लड का जो चार्ज है, एलम में उसका चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज है, एंड ड्यू टू एडिशन उनमें क्या होगा, कोआगुलेशन हो जाएगा. कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन नहीं. Blood is albuminoid substance. Alum और ferric chloride coagulate blood due to स्टिपिक action. स्टिपिक action का मतलब है opposite उनमें coagulation action हुआ. Soil. Fertile soil, humus is colloid in nature
and absorb moisture and minerals. बेटा अगर एक वर्ड भी क्या, एक अल्फाबेट हटा दोगे तो सारा रीजन गलत हो जाता है. ह्यूमस जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर को, नॉट एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब अगर होता तो वो बहुत अंदर तक ट्रैप हो जाता. इट इज ओनली प्रेजेंट एट द सरफेस एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड मिनरल्स. नाउ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा मैं समझा रही हूँ. आपको पता है सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो है सुंदरबन डेल्टा. मुझे लगता है कि ये पता ही होगा, अपने इंडिया में है. और कैसे फॉर्म होता है ये डेल्टा, कैसे फॉर्म हो रहा है? सुंदरबन डेल्टा इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स. ओके, अनफॉर्म कैसे हो रहा है? व्हेन गंगा रिवर जो है वो आके मिल रही है सी में. इन गंगा या इन रिवर सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. सैंड पार्टिकल्स आर ऑफ नेगेटिव चार्ज. एंड सी के अंदर कैसे पार्टिकल्स होते हैं? अपने इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है. तो अपोजिट चार्ज हुआ. देन दे अपोजिट चार्ज यहाँ पे भी जिस पोजीशन पे, जिस प्लेस पे रिवर मेट्स विथ सी वाटर, देन ड्यू टू अपोजिट चार्ज कोagulation टेक्स प्लेस. एंड ये जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट बनता है, बहुत हाईली डेंस फॉरेस्ट बन जाते हैं, बहुत फर्टाइल होता है ये. Electrolyte like NaCl present in sea water in river dust particles are present when river water meets sea water due to opposite charge coagulation takes place and form delta. ये मुझे ध्यान आ रहा है कि एक साल, मुझे लास्ट ईयर तो नहीं, लास्ट ईयर जब मैं कॉपी चेकिंग के लिए गई थी, मतलब किसी भी साल में डेल्टा आया था और डेल्टा को एक स्टूडेंट ने डिस्क्राइब किया था हीट से. ये वो डेल्टा नहीं है. डेल्टा साइन किसके लिए अपन यूज करते हैं? हीट के लिए भी, डिफरेंस के लिए भी. तो ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ पे कैसा क्वेश्चन आ रहा है. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट सेम ही है. वो कोलाइड अराउंड अस था. अपने अराउंड में कौन कौन से अपने होते हैं? अब नाउ सारे एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स हैं. इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर और स्मोक एंड कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर. नाम है ये कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर का. बुक में आपके डायग्राम दे रखा है. ये जो कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर है उस पे हाई वोल्टेज पे हम ओनली वन चार्ज पास करते हैं, दैट इज डस्ट पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज. डस्ट और कार्बन पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज है. तो जो हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा. एंड व्हेन गैस इज पास थ्रू दिस प्रेसिपिटेटर कोagulation टेक्स प्लेस एंड देन जो भी स्मोक रिलीज होगी विच इज कार्बन फ्री और डस्ट फ्री. इन स्मोक कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज. When they pass over opposite charge electrode having high voltage, coagulation takes place and dust-free gases are released. ठीक है? Purification of drinking water. अभी मैंने कहा again in water negative sand particles is present. We add alum. alum add करेंगे, opposite charge होगा और नीचे settle down हो जाते हैं, coagulation होगा. In water negative charge sand particles are present which is coagulated by alum. Now medicines. Medicines में कुछ important medicines के नाम दिए हुए हैं. At least NCERT में जो medicines के नाम है ना, उनको आप याद कर लेना. मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं. Example, Argidol is a silver sol है, used as eye lotion. Colloidal antimony in कालाजार में use करते हैं. Colloidal gold used for intramuscular injections. मतलब muscles को थोड़ा सा enhance, अगर weakness लग रही है तो उसके लिए. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटासिड्स. तो ये कुछ है. और मेडिसिन हमेशा एब्जॉर्ब होते हैं, कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते. नाउ टैनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैनिंग? टैनिंग का मतलब है एनिमल हाइड. हाइड मींस स्किन. एनिमल स्किन इज पॉजिटिव कोलॉइड व्हेन इट सोक्ड इन नेगेटिव टैनिन. जो टैनिन या क्रोमियम सॉल्ट्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज. क्यों? क्योंकि स्किन कैसी है? पॉजिटिव कोलॉइड है. तो आपको कोagulation के लिए क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा. टेनिन इज नेगेटिव चार्ज कोलॉइड और क्रोमियम सॉल्ट. हाइड निकाला, स्किन आप फर वगैरह के लिए देखते हो. तभी अभी अगर आपने पढ़ा है तो ये जो पेंगोलिन का आ रहा है, थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ. बैट से थ्रू पेंगोलिन आया था, ये अपना वायरस कोविड. और पेंगोलिन क्या है? बहुत सबसे ज्यादा स्मगलिंग वाला. इसकी स्किन जो है सबसे मतलब मैक्सिमम प्राइस पे बिकती है, पता है. और ये क्या है? बायो वाले स्टूडेंट से पूछ रही हूँ, मैथ्स वाले ऑल्दो नहीं बता पाएंगे. दे आर एंट ईटर मैमल. मैमल है पेंगोलिन. ओके, सो टैनिंग अपन क्या कर रहे हैं? एनिमल हाइड लेते हैं, इस पॉजिटिव कोलॉइड व्हेन इट सोक्ड इन नेगेटिव टैनिन
और क्रोमियम सॉल्ट, कोगुलेशन टेक्स प्लेस, दिस रिजल्ट्स, कोगुलेशन हो जाएगा और सरफेस कैसी हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ लेदर. नाउ नेक्स्ट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. अपन ने सरफेस में डिस्कस, मतलब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इनिशियली मिजली में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर रही हूँ. And photographic plate, AGBR in gelatin is used as a photosensitive emulsions. Emulsions भी हैं क्योंकि AGBR क्या है, AGBR की टेंडेंसी होती है बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक होते हैं. यश भोजक अगर है तो यश भोजक के लिए, क्योंकि वो फोटो ये ले रहा है फोटोग्राफी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक. रबर इंडस्ट्री, लेटेक्स. रबर क्या है, पॉलीमर्स में पढ़ चुके हैं. नेचुरल रबर इज क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन. सिंथेटिक रबर ब्यूना एस, ब्यूना एन. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग रबर इंडस्ट्री के लिए याद रखोगे. लेटेक्स इज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड फॉर कोगुलेशन. एंड लास्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पेंट, इंक, प्लास्टिक्स एंड रबर. ये पूरा चैप्टर था बेटा. इसमें सिर्फ नाउ इसमें ओनली जब अपन डिस्कस करते हैं, मैं स्क्रीन एक बार अब स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि सारा कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं. यस स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर फिनिश हो गया. अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, चैप्टर एक बार रीड कर लेना.